हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार दुबे, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान से। छात्रों, आज हमें चर्चा करना है भारत में परिवहन संरचना के बारे में। हमारे आज के डिस्कशन का विषय है कि भारतवर्ष में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे है और इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसकी विशिष्टताएं क्या हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर, और जिसमें हमें चर्चाएं करनी रहेंगी भारत के परिवहन संरचना के बारे में। परिवहन संरचना से आशय ट्रांसपोर्टेशन से है। परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर संसाधनों को पहुंचाना या आवागमन की सुविधा को उपलब्ध कराना परिवहन कहलाता है। छात्रों, परिवहन शब्द से सिर्फ मानव के ट्रांसपोर्टेशन से नहीं संबंधित है, यह मानव एवं माल मतलब संसाधनों के ट्रांसपोर्टेशन से भी संबंधित है। अगर हम किसी एक व्यक्ति को या किसी माल को, किसी संसाधन को, किसी भी प्रकार के संरचनाओं को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यकता के अनुसार पहुंचाते हैं तो इसे हम परिवहन व्यवस्था कहते हैं, इसे हम परिवहन संरचना कहते हैं। इन संरचनाओं में एक लंबे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है और इनकी रणनीतिक निर्माण एक अलग दृष्टि से होती है। परिवहन के अलग अलग माध्यम हैं। अभी फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं परिवहन संरचना। परिवहन संरचना जो ट्रांसपोर्टेशन, जो परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर संसाधनों के आवागमन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसे ही हम परिवहन की दृष्टि से, इसे ही हम परिवहन के नाम से जानते हैं। छात्रों, अध्ययन की दृष्टि से परिवहन को पुराने विचारधारा में 4 भागों में और वर्तमान विचारधारा की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा जल परिवहन, चौथा वायु परिवहन और पांचवा भूगर्भ परिवहन। छात्रों, कई अर्थशास्त्रियों ने सड़क परिवहन और रेल परिवहन को स्थल परिवहन के रूप में प्रदर्शित किया है। उनका मानना है कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन स्थल परिवहन के ही भाग हैं। उन्होंने इस तरीके से 3 भागों में परिवहन को विभाजित किया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। किंतु आज के वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने इसे 4 भागों में विभाजित करने की बात की है। पहला है सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन, तीसरा जल परिवहन, चौथा वायु परिवहन और नए नए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भूगर्भ परिवहन की भी चर्चा होती है। नए परिवहन क्षेत्रों में टनल परिवहन के भी बारे में अब चर्चाएं होना शुरू हो गई हैं। भारतवर्ष में भी इस परिवहन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग किया जा रहा है। छात्रों, सड़क परिवहन का मतलब सड़क से आवागमन के बारे में चर्चा होती है। सड़क परिवहन का मतलब जब हम रोड के माध्यम से आवागमन की बात करते हैं तो इसे सड़क परिवहन कहा जाता है। सड़क परिवहन को अगर छात्रों हम विभाजित करने के बारे में चर्चा करें तो भारतवर्ष में सड़क परिवहन को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है जिला तथा गांव स्तर की सड़कें, जहां पर एक जिले से और गांव के स्तर के लोगों के परिवहन के बारे में चर्चाएं होती हैं, लोगों के परिवहन के बारे में व्यवस्था की जाती है। इसे जिला परिषदीय परिवहन भी कहा जाता है। छात्रों, इसके बाद जो दूसरा परिवहन है राजमार्ग का परिवहन है। इसकी देखरेख राज्य सरकारें करती हैं, यह राज्य के अंतर्गत आवागमन के बारे में संदर्भित है। और तीसरा परिवहन छात्रों जो हमारा है राष्ट्रीय परिवहन है, जिसको हम NH कहते हैं, नेशनल हाईवेज कहते हैं। इस परिवहन का जो देख रेख है वो सामान्यतः हमारे भारत की सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। छात्रों, भारत में सड़क परिवहन की दृष्टि से विश्व का तीसरा स्थान है। विश्व में जितने भी सड़क परिवहन का निर्माण किया गया है उसमें भारत के लंबाई के अनुसार से, सुविधाओं के अनुसार से भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तीसरे स्थान पर रेटिंग किया जाता है। इस समय भारतवर्ष में करीब करीब 33 लाख किलोमीटर सड़क परिवहन का निर्माण हुआ है। इस सड़क परिवहन को छात्रों अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के बारे में हम डिवाइड करें तो करीब करीब 70,548 किलोमीटर भारतवर्ष में इस समय नेशनल हाईवेज हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। देश का छात्रों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, 2369 किलोमीटर्स है। छात्रों, राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो भारतवर्ष में इस समय है वो कुल सड़कों का लगभग 2% है। केवल 2% ही हमने अभी तक इतने सालों के निर्माण के बाद हमने कुल अपने राजमार्गों की सिर्फ 2% ही राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया हुआ है। किंतु जानकर छात्रों आश्चर्य होगा कि इस नेशनल हाईवेज में जो केवल हमारे कुल संसाधनों का, कुल हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन का 2% है, उसमें कुल आवागमन के लिए 40% से अधिक आवागमन इसी माध्यमों के द्वारा, इसी नेशनल हाईवेज के द्वारा किया जाता है। देश के करीब करीब 80% जो यात्री हैं
वो इस राजमार्गों का प्रयोग किसी न किसी माध्यम से करते हैं, और इसी सड़क परिवहन के माध्यम से छात्रों जो हमारे माल के ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो अधिकतम इसी मार्गों के द्वारा किया जाता है। इस इकाई का देख-रेख नियंत्रण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रीय नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, NHAI के पास है, जिसकी स्थापना छात्रों 1988 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना और इसकी देखरेख करना है छात्रों। भारत में सड़क का डेंसिटी की अगर हम आपसे बातें करें, भारत में सड़क के घनत्व की अगर हम आपसे बातें करें, तो प्रति वर्ग किलोमीटर 100 है, मतलब आप कह सकते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर में इनका जो जो निर्माण है वो 75.42 किलोमीटर्स का है, 75.42 किलोमीटर का है। छात्रों, भारत में सड़क के घनत्व का वितरण लगभग असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो सड़कों का निर्माण बहुत कम हुआ है, और वहीं नगरों की तरफ देखा जाए तो इसका निर्माण बहुत ज़्यादा है। नगरों में बहुत सारी बड़ी बड़ी सड़कें 4 लेन 6 लेन सड़कों का निर्माण हुआ है। अब तो भारतवर्ष में 8 लेन सड़कें भी बनाई जा रही हैं। तो 16 लेन सड़कों का भी प्रस्ताव भारतवर्ष में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जहाँ पर नगरीय क्षेत्र हमारे सड़कों की सुविधाओं से संपन्न है, सड़कों की सुविधाओं से वर्ल्ड क्लास सड़कों की सुविधाओं से संपन्न है, वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो अभी भी ऐसे सड़कों का पूर्णतः अभाव है। छात्रों, राज्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बड़ा असंतुलित आंकड़ा देखने को मिलता है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में केवल सड़कों का जो डेंसिटी है वो 10.48 किलोमीटर्स की है। वहीं अगर हम केरल की दृष्टि में देखें तो करीब करीब 387.24 मतलब 387.24 किलोमीटर्स की डेंसिटी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जहाँ केरला स्थल क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत बहुत रोड की सड़कों का विस्तार हुआ है, और अगर दूसरे स्तर पर हम देखते हैं कि उसी स्थान पर केरला जम्मू कश्मीर जिससे पहाड़ी क्षेत्रों को देखते हैं, या जो भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उन स्थानों को देखा जाए तो वहाँ पर सड़कों का निर्माण बहुत ही कम हुआ है। यह भी एक भारतवर्ष के सड़क परिवहन के एक एग्जाम्पल के रूप में है। छात्रों, इस समय भारतवर्ष में सड़कों के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार किया जा रहा है। अभी तक हमारे यहाँ NH की बात होती थी, अब भारत में 2012 के बाद से एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्गों का भी निर्माण किया जा रहा है। इस परिवहन में छात्रों भारत के भविष्य के विकास को लक्षित मान करके अब कार्य किया जा रहा है। इस समय इनकी कुल लंबाई, एक्सप्रेस हाईवे की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुल लंबाई लगभग 14,846 किलोमीटर है, 14,846 किलोमीटर्स है, जिसे 2022 तक छात्रों बढ़ा करके 18,637 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। करीब करीब 18,637 किलोमीटर करने के पीछे उद्देश्य छात्रों, इसमें कई सारी योजनाओं को जोड़ना है, जिसमें 2 प्रमुख योजनाएं हैं। पहला है स्वर्णिम चतुष्कोश योजना, गोल्डन क्वाड्रिंगल योजनाएं हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन चारों नगरों को जोड़ा जाएगा। इनकी लंबाई छात्रों 5,846 किलोमीटर होगी। ठीक इसी के अलावा एक हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ने की बात की जा रही है। हमारे पूरे देश के चारों कोनों को इस एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने की बात की जा रही है, जिनकी लंबाई छात्रों करीब करीब 7,300 किलोमीटर 7,300 किलोमीटर होगी। छात्रों, इसमें श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का मार्ग सम्मिलित है, जो सिल्वर असम और पोरबंदर को जोड़ते हुए स्थापित किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ सड़क परिवहन के बारे में मैंने आपके साथ चर्चाएं की कि भारतवर्ष में सड़क परिवहन एक लंबी आवश्यकता को आपूर्ति करने वाला है। एक लंबे समय से भारत में सड़क परिवहन के निर्माण की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी हम वर्ल्ड क्लास संसाधनों को डेवलप नहीं कर पाए हैं। अभी भी हम छात्रों अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो सड़क परिवहन हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र अभी भी इस परिवहन को पूरी तरह से जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप अपने आप को नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। यह एक लंबा स्तर है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या छात्रों करीब 77 है, लेकिन इसमें से जो 7 राष्ट्रीय मार्ग हैं वही सबसे सुदृढ़ हैं, सबसे अच्छी देख रेख में हैं, सबसे अच्छी व्यवस्था में आते हैं। बाकी राजमार्गों के लिए कहा जाता है कि भारत में और जो राजमार्ग हैं उन राजमार्गों का देख रेख का अभाव है, या उन राजमार्गों को समानता उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। उन पर बहुत अच्छी सुविधाओं का आविष्कार अभी भी नहीं हो पाया है। यद्यपि 2014 के बाद इसमें लगातार सुधार हुआ है। भारत इस समय विश्व के सबसे तेज़ी से राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने वाले देशों में सम्मिलित है।
छात्रों, मलेशिया की सहायता से भी हमारे यहाँ कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे की स्थापना की जा रही है। ऐसे बहुत देशों के साथ मदद ली जा रही है। तकनीकियाँ जो हमारे अब राष्ट्रीय राजमार्गों की हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। अभी तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता था वो जल्दी ही ख़राब हो जाते थे देख-रेख के अभाव में, किंतु अब जो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है वह एक अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को देख कर के किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार न्यूनतम एक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बाद 10 साल के रख-रखाव के व्यय को भी सम्मिलित की हुई है। तो ये छात्रों कुछ था हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। छात्रों, रेल परिवहन के बारे में मैं चर्चा आपसे करूं। भारत का रेल परिवहन छात्रों एशिया में पहले स्थान पर है और विश्व के चौथे स्थान पर है। पहले ये तीसरे स्थान पर था। इस समय लंबाई की दृष्टि को देखते हुए, क्षेत्रफल की दृष्टि को देखते हुए ये तीसरे स्थान से घसक कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। छात्रों, भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में रेल चलाई गई थी। यह भारत की सबसे पहली रेल संरचना थी। भारतवर्ष में सबसे पहले रेल के बारे में यहीं से शुरू हुआ था, जिसका विचार जो है जिसका विचार अंग्रेजी इंजीनियर जॉर्ज क्लार्क के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने भारत में रेल परिवहन के बारे में सबसे पहले स्टेप उठाने की बात की थी। छात्रों, भारत में द्वितीय रेल परिवहन जो संरचना है वो 1854 ईस्वी में हावड़ा से हुगली के बीच में चलाई गई थी। भारतीय रेल बोर्ड जो की स्थापना छात्रों 1905 में की गई थी और इसके बाद से यही बोर्ड जो है भारत के रेलवे व्यवस्था को देखता है। भारत में रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में इसमें है। छात्रों, आज़ादी के बाद 1950 में भारतीय रेल बोर्ड का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बिजली से संचालित होने वाली ट्रेनें इसमें भारतवर्ष में छात्रों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जो हमने अभी तक डीजल से संचालित ट्रेनों के बारे में करना शुरू किया था, उसके पहले कोयले से चलने वाले इंजन हमारे यहाँ यूज होते थे। इस समय भारत सरकार का जो प्रथम फोकस है वो रेलवे के लिए विद्युत से चलने वाली रेल परिवहन व्यवस्थाओं को संचालित करना है। इससे लागतों का भी कम होता है और इससे सरकार को के ऊपर पड़ने वाले बर्डन एवं समय परिवहन में समय संरचना में भी बहुत सुधार देखने को मिला है। छात्रों, इस समय भारत में छात्रों भूमिगत रेल, मेट्रो रेल भी चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहला मेट्रो रेल हमारे यहाँ कलकत्ता में था, जो दमदम से बेलगछिया तक जाता था। भारत में छात्रों इस समय 63,000 किलोमीटर जो मार्ग है वो रेल परिवहन का मार्ग है, जिसमें लगभग 7100 स्टेशन बनाए गए हैं। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म छात्रों खड़गपुर का है, जो पश्चिम बंगाल में है। कुछ आंकड़े छात्रों इस समय दीनबंधु रेलवे मार्ग को भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में कहते हैं, जो पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। भारत में सर्वाधिक गाड़ियों का जो संचालन है छात्रों वो मुंबई के लिए प्रस्थान किया जाता है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भारतीय रेलवे विभाग द्वारा मुंबई के लिए चलाया जाता है। और जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मुगल सराय, जिसको दीनबंधु स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है, दीनदयाल स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है। सबसे ज़्यादा रेलवे का ट्रेनों का संचालन उसी स्थान से किया जाता है। छात्रों, भारत की सबसे तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है वो शताब्दी के एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, जिसकी लंबाई 140 जिसकी क्षमता 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। भारतवर्ष में सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण छात्रों महकिल और खांडला मध्य रेलवे स्टेशन के बीच में किया गया है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग छात्रों मुगल सराय का है। मैंने अभी चर्चा आपके साथ की। रेलवे स्टाफ कॉलेज छात्रों बड़ोदरा में है, जिसके बारे में यहाँ ट्रेनिंग प्रदान करने का काम किया जाता है। रेल यात्री और मालवाहक डिब्बे का निर्माण छात्रों इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में चेन्नई में होता है, कपूरथला में पंजाब में होता है। भारत में डीजल इंजन का निर्माण डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी में किया जाता है। भारत में विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन लोकोमोटिव में किया जा रहा है, चितरंजन नगर में है, इसकी स्थापना की गई है। छात्रों, भारतवर्ष में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में छात्रों हिमसागर एक्सप्रेस का नाम है, जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। लगभग यह 3726 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। छात्रों, भारत में ये जो ट्रेन है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिमसागर एक्सप्रेस, ये करीब करीब 7 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यह इस ट्रेन की कुछ विशेषता है। छात्रों, इसके अलावा भारतवर्ष में जो रेलवे की संरचनाओं के बारे में कहा जाता है, इसमें करीब करीब रेलवे हमारे 180 लाख यात्री को, औसतन आप 2 करोड़ कह सकते हैं, 1,80,00,000 यात्रियों को प्रतिदिन ट्रांसपोर्टेड कराती है। प्रतिदिन इसकी क्षमता है कि करीब करीब 180 लाख करोड़ लोगों को 180 लाख लोगों को 2 करोड़ लोगों का आवागमन सुनिश्चित कराती है।
भारत के रेलवे को कुछ छात्रों 14 भागों में विभाजित किया गया है, 14 जोनों में विभाजित किया गया है। संरचनाओं के दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत करीब का यह रेलवे करीब करीब 20 लाख टन के माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कराता है। 1996-97 में भारतीय रेलवे को 6 जोनों में बांटा गया था, और जिसे अब धीरे धीरे क्रम से बढ़ा करके 14 और अब इस समय 16 जोनों में बांटा जा रहा है। भारत सरकार के जो रेलवे मिशन 2020 है, इस मिशन में देखा जाए छात्रों तो भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं, जिसमें लंबी दूरी की ट्रेनें चलाना एक यह लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा उत्कृष्ट सुविधाओं वाले रेलों का निर्माण करने के बारे में सोचा जा रहा है। भारत के भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि को देखते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे बोर्ड्स की बारे में चर्चा की जा रही है। राष्ट्रीय समग्रता को मजबूत बनाने के लिए छात्रों इसमें बहुत सुधार किए जा रहे हैं, ताकि हमारा हर राज्य, हमारा करीब करीब हर महानगर, हर बड़े बड़े नगर इसके साथ जुड़ जाएं। रेलवे विभाग अभी कई प्रकार के अनुत्पादक कार्यों में भी संलग्न है। रेलवे की संपत्ति जितनी है उसका प्रयोग नहीं किया जा पा रहा है। तो भारत सरकार का 2020 तक का लक्ष्य था, जिसे अब बढ़ा करके 2025 तक कर दिया गया है, कि भारत के हर रेलवे संसाधनों को उत्पादक क्षेत्रों से जोड़ना है। इसके अलावा रेलवे का विकास छात्रों पर्यावरण के अनुकूल बनाना। रेलवे के लिए समस्या यह है कि रेलवे का निर्माण तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण पैदा करता है। तो उस प्रदूषण को दूर करने के लिए भी रेलवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया था कि डीजल इंजन को हटा करके अब भारत सरकार मूलतः जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजन के बारे में सोच रही है। लगभग हर परिवहन रूटों पर रेलवे अब इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स को चलाने के बारे में चर्चा कर रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे छात्रों हमारे रेलवे परिवहन के बारे में। भारतवर्ष में अगर कुछ और मैं रेलवे परिवहन के बारे में चर्चा आपके साथ करूँ तो करीब करीब हमारी जो ये कोंकण रेल परियोजना है, ये मुंबई, गोवा और कर्नाटक के बीच में जिसका निर्माण किया गया है, इसकी लंबाई करीब करीब 786 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई है। यह नई रेलवे परियोजनाओं में सम्मिलित है। इसके अलावा भारतवर्ष से पूरे रेल परिवहन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बड़ी रेलवे लाइन है, छोटी रेलवे लाइन है और सरकारी रेलवे लाइनें हैं। जो बड़ी रेलवे लाइन है उनकी जो लंबाई है वो 1676 मीटर्स है, और छोटी रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो करीब 1000 मीटर्स के गेज की लाइन को माना जाता है। और जो हमारी सरकारी लाइनें हैं वो 0.610 मीटर गेज लाइनों से लेकर के 0.762 मीटर्स की गेज लाइनों के बीच में माना जाता है। तो ये कुछ संरचनाएं थी छात्रों हमारे रेलवे परिवहन के बारे में। छात्रों, जल परिवहन किसी भी देश का सबसे सस्ता यातायात माध्यम होता है, क्योंकि इसके निर्माण में मार्ग के लिए कोई खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इस परिवहन में केवल संसाधनों को अगर आप डेवलप कर लो, आवागमन के माध्यमों को अगर आप डेवलप कर लो, तो उसके द्वारा आपको परिवहन की सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आपके पास रेल मार्ग का निर्माण करना होगा तो आपको हैवी स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, जबकि जल परिवहन के लिए आपको किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास नदियाँ हैं, आपके पास जल के पर्याप्त स्रोत हैं, तो उस स्रोतों के द्वारा आप परिवहन के आवागमन की व्यवस्था कर सकते हो। छात्रों, भारतवर्ष में जल परिवहन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आंतरिक परिवहन जिसको इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और दूसरा सामुद्रिक परिवहन कह सकते हैं, जिसको हम लोग बाई सी या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। आंतरिक जलमार्ग छात्रों भारतवर्ष में देश के अंदर एक बहुत छोटी सी मात्रा में चलाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसे आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। वर्तमान में 14,500 किलोमीटर का जो नौकायान जलमार्ग है ये भारतवर्ष में चलाया जाता है, जिसमें नदियाँ और नहरें मूलतः शामिल हैं। 1886 में हल्दिया इलाहाबाद के बीच में राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा की गई थी। छात्रों, देश के अन्य 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय जलमार्ग की चर्चाएं हो रही हैं। अब उसके बारे में भी परिवहन के संसाधनों को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया और दुर्बी क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है, और दूसरा है छात्रों कोल्लम से कोल्लापुट्टम के क्षेत्र के बीच में किया गया है। देश में चौथे राष्ट्रीय राजमार्ग जल राजमार्ग के बारे में छात्रों पश्चिमी तट पर भी विकास किया जा रहा है। अभी इस मार्ग के बारे में बहुत कुछ डेवलपमेंट नहीं किया गया है। समुद्री जलमार्ग के बारे में छात्रों कहा जाए तो भारत का जो व्यापार है वो करीब करीब 90% व्यापार इसी जलमार्ग के द्वारा होता है। भारत जितना भी विदेशों से व्यापार करने का कार्य करता है वो सबसे ज़्यादा हमारा जलमार्ग के द्वारा किया जाता है, जिसे जहाजरानी
सुविधा के नाम से भी हम जानते हैं। भारत का जो जलमार्ग है व्यापार के लिए छात्रों, वो दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाला है। मैक्सिमम दक्षिणी अफ्रीका तक और दक्षिणी अमेरिका तक हमारा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो जोड़ता है। भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इस जलमार्ग से ही जोड़ रहा है। दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला जो जलमार्ग है छात्रों, उसको उत्तर महासामुद्री मार्ग भी कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला जलमार्ग है उसको ऑस्ट्रेलिया मार्ग भी कहा जाता है। स्वेज मार्ग है जो भारत से यूरोप में जाने वाले मार्गों को जोड़ता है। यह भारत का सबसे छोटा जलमार्ग है, किंतु सबसे ज़्यादा 75% अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रयोग इसी के द्वारा भारत में किया जाता है। सिंगापुर जलमार्ग भी भारतवर्ष छात्रों में यूज़ है, जिसमें भारत को दक्षिणी पूर्व एशिया से और पश्चिमी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करता है। छात्रों, देश की मुख्य भूमिका लगभग 5,600 किलोमीटर जो क्षेत्र है हमारा, वह समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, जल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 11 बड़े और 139 छोटे बंदरगाह बनाए गए हैं। 11 बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण किया गया है और 139 छोटे छोटे बंदरगाहों का निर्माण किया गया है। बंदरगाहों की दृष्टि से छात्रों देखा जाए तो भारतवर्ष में छोटे और मझोले जो बंदरगाह हैं, इनका देखरेख, इनकी निगरानी का कार्य, इनके प्रबंधन का कार्य जो है वो मूलतः हमारे देश की राज्य सरकारें करती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय जो बड़े जलमार्ग हैं, इनका जो निर्माण है, इनके जो देखरेख का कार्य करती है छात्रों, ये हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। छात्रों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये वो भारतवर्ष में सबसे देश का आधुनिकतम बंदरगाह है। ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, इसका निर्माण कृत्रिम रूप से किया गया है। मुंबई और कोचीन बंदरगाह हमारे यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जिनका निर्माण प्रकृति के संरचनाओं के द्वारा हुआ है, प्राकृतिक रूप से हुआ है। कांडला बंदरगाह छात्रों हमारे यहाँ ज्वारी बंदरगाह है, जो समुद्र में आने वाले टाइड के कारण इनका निर्माण किया गया है। टाइड के काल में ही इसका परिवहन यूज किया जाता है। छात्रों, सालवर द्वीप पर जो स्थित मुंबई बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके अलावा छात्रों, पूर्वी तट पर बंदरगाहों में चेन्नई सबसे बड़ा प्राचीन बंदरगाह के रूप में माना जाता है या है। और भारत में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, चेन्नई बंदरगाह से। छात्रों, मार्मुगांव में एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ पर निर्यात की तुलना में सबसे ज़्यादा आयात का कार्य किया जाता है। छात्रों, न्यू मंगलोर बंदरगाह में लौह अयस्क के निर्यात के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। छात्रों, कलकत्ता कार्गो हैंडलिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ पर कार्गो हैंडलिंग के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाएं की जाती हैं, वो मुंबई के बाद दूसरा स्थान इसका आता है। छात्रों, विशाखापट्टनम बंदरगाह में छात्रों, ये देश का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जिसमें 3 अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त है, स्टैंडर्ड प्राप्त है, जिसको ISO 14001 से लेकर 1996 का सर्टिफिकेट प्राप्त है और ISO 9001 से 2001 का सर्टिफिकेट प्राप्त है। और इसके अलावा छात्रों, इसको 18,001 का भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे डेप्थ वाला बंदरगाह है और इस नाते यहाँ पर आवागमन की सबसे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्रों, तूतीकोरिया मन्नार की खाड़ी में स्थित है। छात्रों, यहाँ भी हमारे यहाँ अब बंदरगाह के रूप में इसके भी प्रयोग किए जा रहे हैं, यह भी हमारे देश के बंदरगाहों में शामिल है। छात्रों, भारत अगर जल प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए छात्रों, तो सबसे कृत्रिम रूप से हमें बहुत प्राकृतिक रूप से हमें सुविधाएं मिली हुई हैं। भारत करीब 3 क्षेत्र एरिया से समुद्र से घिरा हुआ है, इस कारण हमारे यहाँ जल परिवहन की सुविधाएं भविष्य में भी और वर्तमान में भी बहुत अच्छी हैं। पहले भी इसका निर्माण किया जाता रहा है, अंग्रेज इसी माध्यम से हमारे यहाँ आए हैं, तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो भारतवर्ष में जल परिवहन बहुत उत्कृष्ट है। किंतु समस्या सिर्फ इस बात की है कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नहरों, बड़ी बड़ी नदियों के होने के बावजूद भी हम आज भी अपने आंतरिक जलमार्ग का निर्माण का डेवलपमेंट नहीं कर पाए हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी भारतवर्ष में अभी भी जो देश के भीतर जलमार्ग का निर्माण होना चाहिए, जो देश के भीतर जल परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बारे में अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छा विकास नहीं किया है। भारत की में गंगा नदी में करीब 541 किलोमीटर तक नावें चलाई जाती हैं, जलमार्ग का प्रयोग किया जाता है और केरल और पश्चिमी तट पर करीब 480 किलोमीटर जलमार्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। छात्रों, नहरों में भी हमारे यहाँ कुछ परिवहन संरचनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ये सारी संरचनाएं एक सीमित क्षेत्र तक ही हैं। इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग जिस रूप में भारत की क्षेत्रफल, भारत के संसाधनों को देख करके किया जाना चाहिए था, उस दृष्टि से अभी भी इनका प्रयोग नहीं किया जा पा रहा है। तो ये छात्रों, ये हमारे भारतवर्ष के जल परिवहन, जल संसाधनों के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। मतलब जो जल परिवहन के द्वारा, जल माध्यमों के द्वारा जो हमारे यहाँ जल संसाधनों के द्वारा जो हमारे यहाँ परिवहन के माध्यम को यूज किया जा रहा है, वो इसकी एक
सूक्ष्म रेखा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। वायु परिवहन यातायात का तीव्रतम किंतु सबसे महंगा संसाधन है। भारत जैसे विकासशील भौगोलिक भूभाग वाले तथा व्यापक जलवायविक और भूप्रदेशिक विविधता वाले देश में वायु परिवहन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। भारत के प्रमुख वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केंद्र में भी एक दूसरे से अत्यधिक दूरी स्थित है। इस नाते वायु परिवहन का प्रयोग जो है भारतवर्ष में आवश्यकता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपलब्ध होना चाहिए। भारतीय नागरिक उड्डयन इतिहास छात्रों, भारतवर्ष में 18 फरवरी 1911 में पहली बार वाणिज्यिक उड़ान भरी गई थी, जो इलाहाबाद से नैनी के मध्य में थी। इसमें करीब करीब 6500 डाक वायुयान द्वारा भेजी गई थी, जिसमें हेनरी पिकेट ने चलाया था। यह दुनिया की पहली एयर मेल सेवा थी। भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है छात्रों। 1912 में भारतीय राज्य वायु एवं राज्य वायु विकास के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थित इंपीरियल वायु सेवा के साथ मिलकर के लंदन, कराची, दिल्ली विमान सेवा शुरू की थी, जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। 1915 में छात्रों टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची और मद्रास के मध्य नियमित एयर मेल सेवा का शुरुआत किया था, जो 24 जनवरी 1920 में रॉयल एयरफोर्स ने कराची एवं बॉम्बे के मध्य नियमित एयर मेल सेवा का प्रारंभ किया था। भारत में नागरिक हवाई उड्डयन का निर्माण 1924 में शुरू किया गया छात्रों। हवाई अड्डों का निर्माण कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जा रहा है, कलकत्ता में दमदम, इलाहाबाद में बमरौली और बॉम्बे में, जो अब मुंबई के नाम से है छात्रों, गिलबर्ट हिल पर किया गया था। 1932 में टाटा सन्स लिमिटेड का एक प्रभाग टाटा एयरलाइंस के रूप में भी अस्तित्व में आया और 15 अक्टूबर को कराची, अहमदाबाद, बॉम्बे, बेल्लारी, मद्रास के बीच वायु सेवा चालू की गई थी छात्रों। इसका प्रयोग जो है छात्रों उस समय डाक सेवा के लिए प्रमुख रूप से किया जाता था और धीरे धीरे इसमें व्यक्तियों के आवागमन के बारे में भी सम्मिलित किया गया था। 1933 से 1934 के मध्य भारत में भारतीय विमान सेवा प्रारंभ की गई थी छात्रों। इसका जो एरिया था वो हमारा मद्रास एयर टैक्सी सेवा थी। इसके अंतर्गत इंडियन नेशनल एयरवे सेवाएं थी, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल एयरवे सेवाएं थी। ये कुछ सेवाएं थी जो भारतवर्ष में 1933 से 34 के बीच में शुरू की गई थी। 1944 में डेक्कन एयरवेज की स्थापना की गई थी, जिस पर टाटा और हैदराबाद के निज़ाम द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व स्थापित किया गया था। इन दोनों के कोलैबोरेशन से शुरू किया गया था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदल करके एयर इंडिया का नाम छात्रों कर दिया गया था। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड नाम से इसको संचालित किया गया। यही इकाई जो हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का संचालन करती थी छात्रों। एयर इंडिया और भारत सरकार के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जो 8 जून 1948 में एयर इंडिया ने मुंबई और लंदन के बीच वाया काहिरा और जिनेवा के माध्यम से साप्ताहिक उड़ानों का संचालन शुरू किया। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में एयरवेज की सुविधा का इतिहास शुरू किया गया। जो एयरवेज भारतवर्ष में संचालित की जा रही है वो इस तरीके से छात्रों शुरू की गई थी। भारतवर्ष में जो एयर पूरा प्राधिकरण है छात्रों, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया के माध्यम से। इसके अलावा भारतवर्ष में कई सारी छोटी मोटी सड़कें, छोटे मोटे वायु एजेंसियां हैं जो सुविधाओं का संचालन करती हैं छात्रों। भारत में वायुयान की जो 2007-24 अगस्त 2007 की है, वो सार्वजनिक क्षेत्रों में इसको निवेश करने के लिए छोड़ दिया गया था। अब इसमें बहुत सारे ब्रांड हमारे हैं, बहुत सारी एयरवेज सुविधाएं हैं जो संचालन के लिए तैयार हैं, जो संचालन का कार्य करते हैं, जो एयरवेज की सुविधाओं को देश में संचालन करने का कार्य करते हैं छात्रों। किंतु भारतवर्ष में जो प्रॉब्लम्स हैं छात्रों, बहुत महंगा होने के नाते इसको सही रूप से आवागमन के बारे में लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतवर्ष में एयर सिस्टम जो है वो लगभग घाटे पर ही रहा है, क्योंकि उतने स्तर पर यहाँ पर ना तो आवागमन करने वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं और जो रेल सेवाएं प्रदान की जाती हैं उस रेल सेवाओं को प्रदान करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप भी होने के नाते बहुत ज़्यादा किराया भी हमारी वायु परिवहन की एजेंसियाँ उठा नहीं पाती हैं।
1981 में देश के घरेलू उड़ानों के लिए वायुदूत नामक निगम की स्थापना की गई थी, जो छोटे छोटे स्थानों पर वायु परिवहन की सुविधा का प्रदान करती थी। और 1985 में पवन हंस लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो धीरे धीरे छोटे छोटे कार्गो, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स के द्वारा देश के अंतरिक्ष स्थानों पर संचालन का कार्य करती थी। इस समय देश में करीब करीब 86 हवाई अड्डों का निर्माण किया गया, हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया है। और इस समय भारत उसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक हवाई अड्डा और स्थापित कर दिया गया है, जिसे अमृतसर हवाई अड्डे के नाम से जाना जा रहा है। ये भारत का 6वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये छात्रों कुछ भारतवर्ष के वायु परिवहन के बारे में अध्ययन है। ये कुछ वायु परिवहन की संरचनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत में वायु परिवहन जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इस दृष्टि से भारत अभी भी परिवहन की दृष्टि से, वायु परिवहन की दृष्टि से भारत विश्व के पैरामीटरों पर सबसे पीछे देशों में से शामिल है। हमारा स्थान 34वां स्थान आता है इस क्षेत्र में। छात्रों आधुनिक परिवहन में हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि सुरंग परिवहन भी भारत के आधुनिक परिवहन सुविधाओं में शामिल है। जवाहर सुरंग छात्रों, जिसका नाम बानिहाल सुरंग है, ये भारत का सबसे प्राचीनतम सुरंग है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है। इसका निर्माण छात्रों 1954 में प्रारंभ किया गया था और उद्घाटन इसका 22 दिसंबर 1956 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह परियोजना छात्रों 1960 में जाकर के पूर्ण हुई थी। करीब करीब 2.85 किलोमीटर लंबी यह सड़क भारत की सबसे पहली सुरंग परिवहन के रूप में जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई छात्रों 2 मीटर से अधिक है। करीब करीब 7198 वर्ग फुट में फैली हुई यह सुरंग है। यह इस सुरंग में दोनों दिशाओं में एक एक लेन का प्रबंध किया गया है। इस सुरंग के द्वारा छात्रों वर्ष भर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच में सड़क यातायात शुरू की जाती है। शुरुआत में इसकी क्षमताएं 1500 वाहन प्रतिदिन की थी, जिसे अब बढ़ा करके करीब करीब 7000 वाहनों के द्वारा संचालन का कार्य किया जा रहा है। यह भारत की पहली सुरंग परिवहन के रूप में जानी जाती है छात्रों। इसके बाद पीर पंजार रेलवे सुरंग के नाम से भी एक नया परिवहन शुरू किया गया है। यह बनिहाल रेलवे परिखंड का ही एक स्वरूप है। करीब करीब 1111 किलोमीटर से अधिक यह 7 मील का रेलवे सुरंग है, जो इस समय भारतवर्ष में सुरंग परिवहन के रूप में जाना जाता है छात्रों। ये हिमालय के पीर पंजार की पर्वतमालाओं के बीच से निकलता है। 26 जून 2013 को इसका कार्य पूरा हुआ था और इस पर रेल सेवाएं 27 जून 2013 से शुरू कर दी गई थी। यह सुरंग ऑस्ट्रिया की भूगर्भीय तकनीकी और मृदा विज्ञान के सहयोग से बनाया गया है। यह भारत की सबसे पहली बड़ी रेलवे परिवहन के लिए उपयोग की गई है। यह एशिया की सबसे बड़ी दूसरी सुरंग है छात्रों। इसके अलावा भारत में जोजिला सुरंग की भी आधारशिला रखी गई है। यह परिवहन अब भारत की सबसे बड़ी रेलवे परिवहन सुरंग परिवहन व्यवस्था होगी, जिसकी लंबाई करीब करीब 14 किलोमीटर से रखी गई है। इसका निर्माण भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह परिवहन भी भारतवर्ष के परिवहन सुविधाओं में एक नया आयाम स्थापित करेगा। तो ये कुल 5 परिवहन के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। 5 परिवहन की सुविधाओं के बारे में, प्रकारों के बारे में, वर्गीकरणों के बारे में मैंने आपके साथ छात्रों चर्चा किया।